Hello everyone. Today we will start new chapter of history, chapter 9, life in towns and villages. Towns and villages की life कैसी है? So let's begin. सीधा फिगर 1 इसमें ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं कुछ जो कि आयन और स्टील के बिना नहीं बन सकते हैं. लाइक एरोप्लेन है, ट्रेन है, कार है, बिल्डिंग्स है, स्टेशन है, टेम्पल है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील. ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स तो आपको पता है जो ह्यूमंस ने बनाए हैं. ओके, सो लाइफ विदाउट आयरन एंड स्टील इन मॉडर्न वर्ल्ड इज अनथिंकेबल. अभी जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब आयरन एंड स्टील की ही बनी हुई होती है मोस्टली. सो हम इनके बिना सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसी होगी. जो होम्स जिसमें हम रहते हैं, स्कूल्स जहाँ हम पढ़ते हैं, हमारी वर्क प्लेसेस जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज़, पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे कि कार है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, बसेस हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं सभी आयरन एंड स्टील के ही बने हुए होते हैं. और इवन द हम्बल नेल मीन्स जो एक छोटी सी कील होती है जिसे कि हम वॉल पर लगाते हैं पिक्चर्स हैंग करने के लिए, ये सभी चीज़ें आयरन एंड स्टील से ही बनी हुई होती है. सो जो यूसेज ऑफ आयरन इज़ नॉट न्यू टू द पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो जो हम आयरन का यूज़ कर रहे हैं ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, हज़ारों साल पहले जो यूज़ इंक्रीज हुआ आयरन टूल्स का, वेपन्स का, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट मैनी वेज. हज़ारों साल पहले लोगों की लाइफ चेंज हुई थी जब आयरन और स्टील के उन लोगों ने टूल्स, वेपन्स बनाने स्टार्ट किए, यूज़ करना स्टार्ट किए. सो हम पढ़ते हैं कि क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में. सो लेट्स फाइंड आउट. सो बिफोर डिस्कवरी ऑफ आयरन, जब आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले जो लोग थे वो लोग वुडन, स्टोन और ब्रॉन्ज के टूल्स यूज़ करते थे. बहुत साल पहले नहीं, बहुत साल बाद उन्होंने फिर आयरन का यूसेज स्टार्ट किया जो कि वुड, स्टोन या ब्रॉन्ज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. सो आयरन टूल्स, इम्प्लीमेंट्स जिनकी एजेस शार्प होती थी वो लोग उन्होंने वाइडली यूज़ करना स्टार्ट कर दिए. सो लेट्स नो मोर इन्फ्लुएंस ऑफ आयरन इन चेंजिंग सोसाइटी. जो सोसाइटी चेंज हो रही थी उसमें आयरन का क्या इन्फ्लुएंस रहा. आपने नोटिस किया है कि जो आयरन टूल्स, इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो थिक वेजिटेशन को कट ऑफ करने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि लार्ज एरियाज़ में क्रॉप्स ग्रो हो सकती है और इजीली वो लोग फील्ड्स को प्लो कर पाते हैं. ये जो चेंजेस आए वो बहुत साल पहले ही आ चुके थे जब लोगों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन को फाइंड किया और उन्होंने वाइडली टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने स्टार्ट किए, उन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया. आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि जो लार्ज कलेक्शन है आयरन टूल्स का, वेपन्स का, वो मेगालिथिक बरियल्स में फाइंड किया उन लोगों ने, जिससे कि वो सजेस्ट करते कि जो पीपल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने आयरन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. कब? 3000 ईयर्स अगो या 1000 BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा. उन्हें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि आयरन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का एक्सटेंसिव यूज़ होना स्टार्ट हो गया था 2500 ईयर्स अगो पहले या 500 BCE. ड्यूरिंग दोज टाइम आयरन वॉज अ चीप मेटल. उस टाइम पे आयरन जो था वो बहुत ही चीप मेटल था, सस्ता था बहुत ज़्यादा, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाता बहुत सारे पार्ट्स पर. जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते थे आयरन से वो हार्डर होते थे और शार्पर होते थे, बजाय वुडन टूल्स के या स्टोन से जो वो लोग टूल्स बनाते थे या किसी और मेटल से जो बनाते थे, उसके बजाय आयरन के टूल्स ज़्यादा हार्डर और शार्पर होते थे. इसलिए वो लोग उन्हें यूज़ करते थे डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए. जो गंगा रिवर वैली का डेंस फॉरेस्ट था उसे क्लियर करने के लिए उन लोगों ने वो टूल्स यूज़ करना स्टार्ट किए. द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ क्लियर लैंड इज मेड अवेलेबल फॉर यूज फॉर न्यू सेटलमेंट्स एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल. जो लैंड इतनी उन्होंने वास्ट लैंड क्लियर की उसे वो लोग यूज़ करते थे न्यू सेटलमेंट्स के लिए. जो न्यू सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हो रहे थे, लोगों ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन स्टॉप कर दिए थे, वो लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए थे, तो न्यू सेटलमेंट्स के लिए वो लैंड यूज़ करते थे और लार्ज स्केल पर क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे. Iron plowshares enabled farmers to plow deeper and turn heavy soils found in Ganga River Valley.
आयरन प्लो शेयर्स जो थे वो फार्मर्स को हेल्पफुल होते थे ताकि वो डीपर तक फील्ड को प्लो कर सके। इसकी वजह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने लगा। जो न्यू सेक्शन ऑफ पीपल ने फार्मिंग छोड़ दी थी, फिर उन लोगों ने क्राफ्ट एज अ लाइवलीहुड ले लिया। न्यू टाउन्स कैम अप एट इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर्स, न्यू टाउन्स बनना स्टार्ट हो गए। इंक्रीज जो प्रोडक्शन तो जो क्राफ्ट आइटम्स का और सरप्लस क्रॉप्स जो थी उसकी वजह से मार्केट की ग्रोथ अच्छी हो रही थी, क्योंकि न्यू टाउन्स बन रहे थे तो वहाँ का मार्केट भी अच्छा होगा। तो ये एक बूस्ट था ट्रेड के लिए और न्यू अर्बन सेटलमेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। रूलर्स जो थे उन लोगों ने फार्मिंग के ऊपर कंट्रोल कर लिया, क्राफ्ट प्रोडक्शन पर भी कंट्रोल था उनका और ट्रेड पर भी, जिसकी वजह से वो लोग हाई और रेगुलर रेवेन्यूज़ उन्हें मिलता था। जितने भी रूलर्स थे वहाँ पर रूल करते थे उन्हें अच्छा रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दी और अपने किंगडम्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। जो रूलर्स थे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, ऑफिसर्स के साथ, सोल्जर्स के साथ सेटल हो जाते थे अपने कैपिटल में, जो कि उनके किंगडम की कैपिटल होती थी, जहाँ पर वो लोग रहते थे उनका पैलेस होता था। और उनकी जो प्रोविंसेस होती थी वो एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एज अ इमर्ज होना स्टार्ट हो गई। कुछ प्लेसेस जो थी वो फेमस थी रिलीजियस सेंटर्स के लिए, जहाँ पर पिलग्रिम्स विजिट करते थे लार्ज नंबर्स में। पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री, जो हम लोग तीर्थ पर जाते हैं, पिलग्रिम्स उन्हें कहा जाता है। जो मार्केट्स वहाँ पर होते थे, रेस्ट हाउसेस बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि लोग जाएंगे तो उन्हें रुकने के लिए जगह भी चाहिए, तो रेस्ट हाउसेस बनते थे। वहाँ का मार्केट भी अच्छा डेवलप होने लग गया था। इसी तरह से टाइम के साथ साथ कुछ रिलीजियस प्लेसेस ट्रांसफॉर्म हो गए टाउन्स में। जो ग्रोथ हुई न्यू टाउन्स और सिटीज़ की, फर्स्ट इन गंगा रिवर वैली, दैन इन इट्स नेबरिंग रीजन्स एंड ग्रेजुअली इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अर्बनाइजेशन। सो जो ग्रोथ थी न्यू टाउन्स और सिटीज़ की, पहले गंगा रिवर वैली में हुई, फिर उसके जो नेबरिंग आसपास के जो रीजन्स थे वहाँ पर हुई, फिर एंटायर सब कॉन्टिनेंट में होना स्टार्ट हो गई, तो उसे हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें विलेजेस टाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और टाउन्स जो होते हैं वो टर्न हो जाते हैं सिटीज़ में। मीन्स पहले विलेज बना, फिर वो थोड़ा उसकी ग्रोथ होगी तो फिर वो टाउन बन जाएगा, फिर टाउन में उसके और डेवलपमेंट होगा वहाँ पर, तो वो सिटी में टर्न हो जाते थे। आपको रिमेंबर है हड़प्पन सिटीज़ जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वो फर्स्ट सिटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट की, जो कि डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी 3900 ईयर्स अगो। उसे फिर फॉलो किया ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन ने, जो कि एक एसेंशियल रूरल था इन कैरेक्टर में। इट वॉज नॉट अंटिल द एज ऑफ महाजनपदास दैट टाउन्स स्टार्टेड इमर्जिंग वंस अगैन। इन दिस वे इंक्रीज यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ट्रिगर्ड द इमरजेंस ऑफ न्यू अर्बन एरियाज। जब इंक्रीज हुआ आयरन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करना इंक्रीज हुआ, तो फिर न्यू अर्बन एरियाज का इमरजेंस भी ट्रिगर हो गया। देन इरिगेशन वर्क्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था एक वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था किंगडम के लिए। जो रूलर्स होते थे उनके लिए एक रेवेन्यू उन्हें मोस्टली एग्रीकल्चर से ही मिलता था, जिसकी वजह से रूलर्स अपनी लार्ज आर्मीज़ को, अपने पैलेसेस को बिल्ड करते थे, आर्मीज़ को मेंटेन करते थे, फोर्ट्स बनाते थे और जितने भी किंगडम के डेवलपमेंटल वर्क्स होते थे वो करते थे। सरप्लस फूड क्रॉप्स और कॉटन ग्रोन बाय फार्मर्स फेड एंड क्लॉथ द अर्बन पॉपुलेशन। जो अर्बन पॉपुलेशन होती थी उन्हें क्लॉथ्स प्रोवाइड करना, उन्हें फीड करवाना, ये सारे काम उनके फार्मर्स के थ्रू ही होते थे, क्योंकि फार्मर्स कॉटन ग्रो करते थे, फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे, कॉटन से फिर क्लॉथ्स बनाए जाते थे। द रूलर्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड गॉट इरीगेशन सोर्सेज। रूलर्स को रियलाइज़ हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने इरीगेशन सोर्सेज प्रोवाइड किए, जैसे कि कैनाल्स बनाए, वेल्स डेवलप किए, टैंक्स बनाए, आर्टिफिशियल लेक्स बनाए, जो कि विलेजेस में उन लोगों ने बनवाए। इसकी वजह से बेटर क्रॉप यील्ड हुई, जिससे कि बेनिफिट होता था फार्मर्स को भी और किंग्स को भी, दोनों को बेनिफिशियल था ये। फिर चेंजेस आए, मेथड ऑफ ग्रोइंग पैडी शार्पली इंक्रीज इट्स यील्ड। जो पैडी वो लोग ग्रो करते थे उसके मेथड में उन लोगों ने चेंजेस लाए। पहले जो प्रैक्टिस होती थी उसमें पैडी को डायरेक्टली फील्ड्स में सो कर दिया जाता था। नाउ फार्मर्स ने उन्हें ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट किया। पहले वो सैपलिंग में ट्रांसप्लांट करते थे फील्ड्स में, फिर उन्हें वाटर से फ्लड करते थे। सो ये इम्पॉर्टेंट था कि रूरल और अर्बन एरियाज आपस में इंटरडिपेंडेंट होते थे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता था। जो अर्बन एरियाज़ होते थे
वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किए जाते थे विलेजेस से, और अगर विलेजेस में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुए तो उन्हें वो सेल करने के लिए मार्केट भी चाहिए रहता था, तो फिर वो अर्बन पे डिपेंडेंट होते थे। ओके, सो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते थे। सोशल स्ट्रक्चर क्या था विलेजेस का? ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स के बीच में डिफरेंसेस आए। जो ऑनरशिप होते थे लैंड के, वो इम्पॉर्टेंट होते थे क्योंकि वो उनका सोशल स्टेटस डिसाइड करता था रूरल एरियाज़ में। इट वॉज अ क्राइटेरियन दैट ग्रुप्ड द कल्टिवेटर्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न विलेजेस इन द सबकॉन्टिनेंट टू 3 कैटेगरीज। तो उन्होंने नॉर्दर्न और सदर्न विलेजेस में जो कल्टिवेटर्स के ग्रुप होते थे उससे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उन्हें टॉप मोस्ट कैटेगरी में रखा गया। फिर जो ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे उन्हें नेक्स्ट मतलब सेकंड कैटेगरी में रखा गया। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों के यहाँ पर काम करते थे, उन्हें बॉटम मोस्ट कैटेगरी में रखा गया। ओके, आप इमेजिन कीजिए ट्राइंगल को, तो सबसे नीचे जो बॉटम में आएंगे वहाँ पर हो गए लैंडलेस लेबर, उसके ऊपर हो गए प्लोमैन, ऑर्डिनरी प्लोमैन, और सबसे टॉप पर रखे गए लैंड ऑनर्स जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी। ये सभी एविडेंसेस हमें संगम टेक्स्ट में मिलते हैं। सिमिलर कैटेगरीज एग्जिस्ट हुई नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। वहाँ पर लार्ज लैंड ऑनर्स, स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स में मेंशन किए गए, जो कि बुद्धिस्ट और जैन स्टोरीज में बताए गए हैं। एट द टॉप पे रूरल सोशल हायरार्की होते थे, जिसे कि विलेज हेडमैन भी कहा जाता था, जो कि होते थे ग्राम भोजका। वो लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे जिनके पास लैंड कल्टीवेट होती थी, उनके पास स्लेव्स होते थे और हायर्ड वर्कर्स होते थे। मीन्स उनके पास वर्कर्स होते थे जो उनके लिए काम करते थे। वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे विलेजर्स से ऑन बिहाफ ऑफ किंग। किंग के बिहाफ पे वो लोग विलेजर्स से टैक्स कलेक्ट करते थे। ही वर्कड एज अ जज एंड एट टाइम एज अ पुलिसमैन। वो एज अ जज भी काम करते थे और एज अ पुलिसमैन भी काम करते थे। उनकी पोजीशन हेरिडिटरी होती थी। नेक्स्ट जो ग्राम भोजका वर इंडिपेंडेंट फार्मर्स और गृहपतिज, मोस्ट ऑफ हुम ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। ग्राम भोजका के बाद होते थे इंडिपेंडेंट फार्मर्स, और गृहपतिज भी कहा जाता था उनको। उनमें उनके पास कुछ प्लॉट होते थे लैंड के। देन देयर वर दास कर्माकर्स हु डिड नॉट ऑन लैंड। उसके बाद होते थे दास कर्माकर्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों के फील्ड में काम करके अपना गुजारा करते थे। अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, मोस्ट विलेजेस हैड स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैकस्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड वीवर्स। कल्टिवेटर्स के अलावा मोस्टली विलेजेस में स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन होते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हुए, पॉटर्स हुए, कारपेंटर्स हुए और वीवर्स हुए। ओके।